अगर आप मोबाइल फोन की फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो ना, और आप वीवो जैसे फोन की अगर ब्रांडिंग को साइड में रख के सिर्फ मोबाइल फोन की क्वालिटी पे अगर आप ध्यान दो, तो सिर्फ यहाँ पे Vivo X100 Pro जो लिटरली आपको काफी अच्छी इमेजेस क्वालिटी आउटपुट करके दे सकता है। मतलब मैं सिर्फ यहाँ पे कैमरा में फोटोग्राफी के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, और मार्केट में जो सबसे पावरफुल अगर हार्डवेयर देखना चाहते हो आज के समय में फ्लैगशिप फोन्स के अंदर, वो लिटरली आपको Vivo के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि है X100 Pro। और अगर मैं Vivo X100 Pro के बारे में बात करूं, तो इस फोन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्जन ये लोग लेकर आए, जो कि 16GB रैम 512GB वाला, और उसकी कीमत रखी है 89,999। यानी कि समझना पड़ेगा कि 90,000 रुपीज में आपको इतना महंगा फोन मिल रहा है। हालांकि ऑफर डिस्काउंट के बाद कीमत वगैरह यहाँ पे कम हो सकती है, लेकिन बात बस यही है कि यहाँ पर बस अगर आपको फोटोग्राफी के पर्सपेक्टिव में देखें तो क्वालिटी कैमरा की काफी अच्छी देखने को मिलेगी। मतलब जो रिजल्ट आएंगे, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का बैलेंस काफी अच्छा है। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसके अंदर आपको कैमरा में सब कुछ ही अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ डेफिनेटली कुछ कमियां भी रहती हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करना चाहूंगा इसके कैमरा के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन की। यहाँ पे 50 MP का मेन कैमरा है, 1 इंच का Sony IMX989 सेंसर है, f1.75 के अपर्चर के साथ आता है, YS आता है, फिर एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस है। और इस टेलीफोटो जूम लेंस में खास बात है कि यहाँ पर ये 4.3x तक आपको जूम नॉर्मली करके देता है। आमतौर पे पेरिस्कोप जूम के साथ क्या रहता है कि हम यहाँ पे 5x तक जूम करते हैं, लेकिन ये 4.3x तक सिर्फ इसलिए कर पाता है क्योंकि यहाँ पर आपको 100 mm की जो फोकल लेंथ का लेंस होता है ना, उसको यहाँ पे क्रिएट करके देता है। यानी कि इसका यूज सिर्फ आप दूर की इमेजेस को पास लेने में नहीं कर पाओगे, अगर आप इसका यूज नॉर्मल फोटोग्राफी के अंदर भी करते हो तो भी काफी अच्छी इमेजेस ले सकते हो। खास तौर पे अगर आपको पोर्ट्रेट शॉट लेने हैं तो ऐसा लगा कि 100 mm का लेंस हम DSLR पे लगा के फोटोग्राफ ले रहे हो, और लिटरली ये चीज यहाँ पे फॉलो करता है इधर। इसके साथ ही 100x का डिजिटल जूम भी देखने को मिलता है, जो कलर्स आते हो काफी जबरदस्त आते हैं। आप दूर से ही काफी अच्छी फोटोग्राफ को ले सकते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में काफी अच्छी डिटेल मिलती है, टेलीफोटो जूम लेंस में भी काफी अच्छी डिटेल है। ओवरऑल ये जो कैमरा रहता है ना, काफी अच्छा एक्सेल करेगा अगर आप सिर्फ मोबाइल फोन फोटोग्राफी में ही इंटरेस्टेड है तो। इसके साथ ही Zeiss की टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इन्होंने इंटीग्रेट किया, तो वहां पे आपको लेंसेज के अंदर इंप्लीमेंटेशन है जिसके अंदर आपको जो रिफ्लेक्शन होता है, लेंस फ्लेयर आती है ना, वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। और यहाँ पे Zeiss की जो इमेज कलर साइंस होती है वो आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर कलर हल्के से आपको न्यूट्रल देखने को मिलते हैं, जबकि जो Vivo की कलर साइंस है उसके अंदर आपको जो कलर्स होते हैं थोड़े से पंची आपको देखने को मिलेंगे। ये एक छोटा सा डिफरेंस है। और जो Zeiss के जो यहाँ पे स्टाइल देखने को मिलते हैं पोर्ट्रेट्स के अंदर, वो भी अच्छे जो उसके अंदर जो लेंसेज होते हैं उनको यहाँ पे मिमिक करते हैं। कुल मिला के कहने की बात यहाँ पर यही है कि यहाँ पर जो कैमरे का हार्डवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है, और जो 4.3x जूम का जो इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, उससे बहुत जबरदस्त फोटोग्राफ वगैरह को ले सकते हैं। लेकिन वही बात करें इसके अंदर कमी क्या है, कभी मेरे को लगता है कि 2x का लेंस यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देना चाहिए था। अगर 2x रहता तो पोर्ट्रेट लेने में थोड़ी आसानी रहती, क्योंकि अभी अगर आप 2x पे करेंगे तो वो डिजिटली किया जाता है। अगर डेडिकेटेड लेंस होता तो वो भी काफी अच्छी फोटोग्राफ ले लेता, यानी कि एक 50 mm का लेंस मिमिक कर लेता और एक 100 mm का। बस हार्डवेयर नहीं दिया, सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि अभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी थोड़ी सी मेरे को मीडियोकर सी लगी, जैसे कि इसके अंदर कोई भी डॉल्बी विजन HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो और ज्यादा बेटर की जा सकती थी। इसके साथ ही यहाँ पर जो गिम्बल स्टेबलाइजेशन जो Vivo अपने पहले फोन में लाया था वो भी यहाँ से मिसिंग है। तो कुल मिला के बात की है तो कुछ चीजें उन्होंने अचीव करी है। बड़ा सेंसर डाला, ऑब्वियसली 1 इंच का टेलीफोटो लेंस में भी बहुत बड़ा इमेज सेंसर को इंटीग्रेट किया गया, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें जो बचा ली गई है जो आपको इसके बड़े भाई X100 Pro Plus में देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका बड़ा भाई Pro Plus इंडिया में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, क्योंकि वो फोन अगर इंडिया में अगर आएगा तो उसकी कीमत 1 लाख रुपए के ऊपर हो जाएगी, और शायद Vivo को उसमें भी बेचने में दिक्कत आ जाए, इसलिए सिर्फ X100 Pro को यहाँ पे लाए। ऊपर से बात करें तो अगर वीडियो रिकॉर्डिंग पे अगर काम कर ले तो ऑलराउंडर बहुत जबरदस्त कैमरा हो सकता है, क्योंकि हार्डवेयर पे लिटरली इन्होंने काफी सॉलिड काम किया है यहाँ पे। वीडियो वाली चीज पर काम कर ले। और हाँ, अगली जो चीज यहाँ पे काम करने की जरूरत है वो है सेल्फी कैमरा। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और ऊपर से वहाँ पे आपको सिर्फ 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे जो Vivo है वो यहाँ पे अभी भी काम कर सकती है, सेल्फी कैमरा को और थोड़ा बेटर कर सकते हैं यहाँ पे। डेफिनेटली 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सेल्फी में मिले तो यार क्या बात रहेगी। इसके साथ ही बात करें तो और चीजों के बारे में, जैसे डिस्प्ले 1.5K का LTPO AMOLED स्क्रीन देखने को मिलती है, HDR10+ के साथ आती है, और पीक ब्राइटनेस है 3000 निट्स की। यह सुनने में काफी अच्छा लगता है। हाँ, ब्राइटनेस लेवल स्क्रीन के ठीक है, और अगर आपको उस पर कंटेंट कंजम्पशन करना है तो उसके लिए काफी सही है। जो कमी मेरे को लगती है कि HDR10+ के पीछे आ रहे हैं, डॉल्बी विजन नहीं दे रहा है, तो बस वही एक चीज लगी कि यहाँ पे आपको LPDDR5X रैम देखने को मिलती है, 16GB की और UFS 4.0 स्टोरेज है,
और जो प्रोसेसर है वो है Dimensity 9300। पहला फोन होता है इंडिया में इस प्रोसेसर के साथ आने वाला, 4nm की टेक्नोलॉजी पर है और डेफिनेटली परफॉर्मेंस इसकी काफी सही है। ऐसे नॉर्मल यूज केस में कोई हीटिंग वगैरह देखने को नहीं मिली और जो रेगुलर डे टू डे टास्क की परफॉर्मेंस वो काफी अच्छी है। हालांकि अगर बेंचमार्किंग वगैरह अगर आप नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कि जो रिजल्ट्स यहाँ पे शो होते हैं बेंचमार्क में वहां पे लगता है कई बार थोड़ा सा थ्रॉटल हो गया। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर स्नैपड्रैगन होता तो काफी अच्छी चीज होती। ओवरऑल बोला चाहूंगी इस प्राइस पॉइंट में MediaTek Dimensity थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं होता। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 देते तो काफी सही चीज रहती। और हाँ, ये फोन अभी भी कैमरा सेंट्रिक है, मैं बोलना चाहूंगा ये कोई गेमिंग सेंट्रिक नहीं है। अगर आपको गेम ही खेलना है ना तो उसके लिए बेटर सेशन है कि आप iQOO जाकर ले लें, वहां पे आप गेमिंग कर लेंगे। इस फोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैमरा ही मेजर प्रायोरिटी, अगर आपकी कैमरा ही लेना है वो चीज है। इसके साथ ही बात करें तो सॉफ्टवेयर काफी इंटरेस्टिंग है। Android 14 के साथ आता है Fun Touch OS 14 है। 3 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स आएंगे जो कि काफी सही लगा मेरे को यहाँ पे, हालांकि 4 साल और हो सकते थे यहाँ पे। इसके साथ ही UI काफी हद तक क्लीन है, बस वी ऐप स्टोर वाली कुछ फर्स्ट पार्टी एप्स है, दैट्स इट। उसके अलावा अगर आप उन्हें परमिशन नहीं देंगे तो काफी अच्छे UI का एक्सपीरियंस और फीचर काफी आपको उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और डेफिनेटली एक काफी अच्छा बैलेंस है, थोड़ा सा स्टॉक लुकिंग भी देता, थोड़ा सा आपको फीचर रिच भी देता है, तो ये चीज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगी। इसके साथ ही Jio के 5G के साथ कंपैटिबल और 5G के मोडेम्स भी MediaTek ने काफी अच्छे इंप्लीमेंट करे इस बार। और इसके साथ ही स्टीरियो स्पीकर्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। यहाँ पे आपको कोई डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाई-फाई ऑडियो जो रहता है ना उसका यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है। फोन जो है वो IP68 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है। ऊपर से बात करें तो GPS में नाविक का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। और वही बात करें बैटरी की, सरप्राइजिंगली Vivo ने इस बार एक 5400 mAh की बैटरी दी है। आमतौर पे फ्लैगशिप में 5000 mAh उससे कम की बैटरी यूज की जाती है। लगता है 5400 mAh की बैटरी शायद इसलिए यूज की गई, शायद MediaTek का प्रोसेसर है, क्योंकि MediaTek का प्रोसेसर शायद इसीलिए क्योंकि इतना ज्यादा पावर एफिशिएंट नहीं और बैटरी लाइफ अच्छी निकलनी थी, इसलिए शायद बड़ी बैटरी को इंप्लीमेंट किया गया। इसके साथ ही 100 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग के साथ आता है। तो कुल मिला के बात करें तो क्या अच्छी और क्या खराब चीज है। देखो, उसकी डिजाइन फोन का काफी अच्छा है, हल्का सा थोड़ा भारी लग सकता है आपको, 225 ग्राम इसका वेट हो जाता है। बैटरी लाइफ अच्छी मिलेगी 5400 mAh की, चार्जिंग अच्छी मिलेगी, चिपसेट भी सही है, स्टेबिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। गेमिंग के लिए नहीं है ये मैं कहना चाहूंगा, थोड़े बहुत गेम आप खेल सकते हैं, लेकिन गेमर से ज्यादा ये जो फोन डिजाइन किया गया, ये डिजाइन किया गया मोबाइल फोन फोटोग्राफर्स के लिए, बस वो एक चीज है। और खास तौर पे जो टेलीफोटो जूम लेंस के साथ कोई नई चीज करी है वो जबरदस्त है। बस ये कहना चाहूंगा कमी में कि यहाँ पे सेल्फी कैमरा के अंदर अगर 4K वीडियो आ जाता तो और अच्छी चीज लगती। इसके साथ ही यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे 2x वाले लेंस और इंप्लीमेंट किया जा सकता था। और ये भी बोलना चाहूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर भी मोबाइल फोन के अंदर काम और किया जा सकता है, जिसके अंदर वीडियो की क्वालिटी और एनहेंस की जा सके। इन्होंने फोटोग्राफी वाली चीज तो नील कर दी है, वीडियो वाली चीज अगर नील कर दे तो क्या बात होगी। ओवरऑल बात करें तो ये है Vivo X100 Pro। Vivo हर साल अपनी X सीरीज को सिर्फ इसलिए निकाल कर लाती है ये शोकेस करने के लिए कि उसका फोन और उसकी टेक्नोलॉजी किस कैपेबल है और वो आने वाली फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं। सेल्स वगैरह के बारे में बात करें तो X सीरीज मैंने बहुत ही कम देखी, हालांकि देखिए मार्केट में ऑफलाइन में जाकर लोग इसको ले भी लेते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड लोग लेते हैं, बहुत ही लिमिटेड सेल्स होती है इनकी, क्योंकि जो मेजर सेल्स Vivo करता है वो उनकी V सीरीज की करता है यहाँ पे। लेकिन फिर भी X सीरीज एक अटेम्प्ट है। उम्मीद करते हैं कि ये अपने Pro Plus वाले जो वर्जन है, जो बिल्कुल ही हाई एंड, जिसके अंदर लिटरली कैमरा और भी ज्यादा बेटर और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल होता है, वो कभी फ्यूचर में लेकर आए, बस यही उम्मीद करेंगे। लेकिन फिलहाल के तौर पे ये थी कहानी Vivo X100 Pro की। बाद में मुझे पता है कि ज्यादातर लोग शायद इस फोन को यहाँ पे लेने नहीं वाले, लेकिन फिर भी अगर कभी भी डेमो और स्टोर वगैरह में जाओ, उसका कैमरा चेकआउट करने का मौका मिलना, एक बार चेकआउट करना, आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का काम किया Vivo ने यहाँ पे, तब आप मेरी बात यहाँ पे और अच्छे समझ जाओगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।